हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो RWA का दिल्ली पुलिस का बुक है हिस्ट्री का, उसका PYQ क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 3 सेट कर चुके हैं, जिसमें पहला सेट 1 से 30 तक प्रश्न था, फिर 31 से 60 और फिर 61 से 90, और आज हम लोग 91 से लेकर 120 तक करेंगे। तो चलिए आज का जो सेट है वो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। उसने शकों को हराया और पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहापान को हराया था। उन्होंने दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्वी की महानता में बहाल किया था? तो ये इनका भी राइट आंसर हो जाएगा, गौतमीपुत्र ने ही किया था। अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट गौतमीपुत्र सातवाहन वंश से रिलेटेड दिया है, उसे देख लेते हैं। सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने साको, यवनों और पहलवों जैसे विदेशी आक्रमणों को हराया था। उसने संतान वैदिक आर्य हिंदू धर्म और दक्षिण भारत का रक्षण किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बालश्री था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी ने उनके उत्तराधिकारी संभाला था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक था। अभी हाल ही में चर्चा किया था हमने ये। अगला है क्वेश्चन कि सातवाहनों ने के सातकर्णी प्रथम की राजधानी कहाँ थी? इनका राजधानी कहाँ था? तो इनका जो राजधानी था वो प्रतिष्ठान था। कहाँ पे राजधानी था? प्रतिष्ठान। अब कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या इसे पैठान भी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद जिले में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। सातवाहन वंश के राजाओं के ज़्यादातर अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के आसपास मिलते हैं। सातवाहन वंश के राजाओं को मूल निवास स्थान पश्चिमी भारत में था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। ये पॉइंट याद रखना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे। लेकिन सातवाहन वंश में जो सातकर्णी थे राजा, वो एक महान शासक थे। सातवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में अंध्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के थे, अभी हमने डिस्कस किया ये। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक थे। वह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया था। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। अगला इसमें पॉइंट है कि वह सातवाहन वंश का पहले ऐसे राजा थे जिसने अपने नाम के स्थान पर अपनी माँ का नाम जोड़ा था। मतलब अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था। जो गौतमीपुत्र वो जोड़े हैं ना, उनकी माँ का नाम है, वो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा था। अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ है? तो ये सातवाहन वंश जो था उन्हीं के द्वारा किया गया है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन वंश के राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं को संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तो वो पोटीन कहलाता था।
सतवाहन वंश द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता था। सतवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न डिस्कस करने से पहले एक बात बता दें आपको, जो भी दोस्त हमारे नए जुड़े हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो उनको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जो पिछले 3 वीडियो जिन्होंने वॉच नहीं किया है वो देख लेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे PYQ हैं और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए ही प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये भी सातवाहन ने किए थे, सातवाहन वंश ने। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सेमुक थे, यह भी मैंने बताया हाल ही में। और सातवाहन वंश के शासकों तांबी, चांदी, शीशे, कांसे या पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजसभा के रूप में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। जो सातवाहन वंश के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो कौन से भाषा प्रयोग करते थे? वो प्राकृत भाषा प्रयोग करते थे। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक मत्स्य पुराण है, उनमें सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है, जानकारी वहीं से मिलता है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया है, मतलब ज़्यादातर वो जो शासन किए हैं वो दक्षिण भारत में ही किए हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, डैश के राजवंश शासक थे? तो ये पल्लव के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 1630 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक शासन किया है। लगभग 38 साल इनका शासनकाल रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम को मामलन महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में ही मामलपुरी यानी महाबलीपुरम का निर्माण हुआ था। उनके शासनकाल में ही प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्रा हेनसंग ने कांचीपुरम का दौरा किया था। पल्लव वंश प्राचीन भारत का राजवंश था। इसने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में स्थापित किया गया था। लगभग 600 वर्ष तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया। मतलब ये जो पल्लव वंश था ये भी कहाँ पे शासन किए थे? साउथ में ही, मतलब दक्षिण क्षेत्र में ही ये भी शासन किए थे। अगला प्रश्न है कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। अभी मैंने बताया कि जो पल्लव जो थे वो सारे दक्षिण में ही रूल किए थे। तो पल्लव राजवंश का राजधानी कंचीपुरम थी। नंदीवर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है कि विजयलय जो चोल वंश का संस्थापक था वो पहले समंत था पल्लवों का। अभी पल्लव के बारे में पढ़ा, पल्लव राजवंश की राजधानी कंचीपुरम थी और इनके संस्थापक बारे में भी पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ही शक्तिशाली हो गया और कंचीपुरम उसकी राजधानी थी? तो कंचीपुरम किसकी राजधानी थी? अभी हमने पढ़ा कि पल्लव की राजधानी थी। तो जिनको ये भी नहीं पता होगा कि बहुत शक्तिशाली 7वीं 8वीं शताब्दी में था, जिनको ये पता होगा कि पल्लव की राजधानी कंचीपुरम है, वो भी इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गए और कंचीपुरम उसकी राजधानी थी। अगला पॉइंट है कि पल्लव में 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लव के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का आगमन हुआ, उदय हुआ। मतलब लगभग ये कितने साल? पल्लव ने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल तक पल्लव का ही शासक था दक्षिण भारत में, और उनके बाद आगमन हुआ चोल शासक का। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु
स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किन के द्वारा किया गया था? ये भी पल्लवों के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लव द्वारा निर्मित किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों को समूह को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को साइट में भी शामिल है, आप लोग को याद रखना है। यह समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले के महाबली नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय डैश में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय मगध में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय मगध में बनाया गया था, प्राचीन मगध में, और ये स्थित है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। ठीक है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना जाता है, यानी ये यूनेस्को साइट में भी शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ कई विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे कि बौद्ध सिद्धांत, गणित, तार्कशास्त्र, व्याकरण, भारतीय दर्शन और खगोल विज्ञान। ये सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शकों को हराने के बाद साकरी और विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की थी। साकरी और विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? तो गुजरात के शकों को हराने के बाद धारण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्राशिस्त के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि। और देखिए यहाँ से एक चीज बनता है और प्रश्न इसी में प्रश्न में ही है वो प्रश्न कि प्रयाग प्राशिस्त के लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। ठीक है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, राजनीतिक थे और सरकार के मंत्री थे। ये तीनों काम इन्हीं को दिया गया था। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत के कवि थे। प्रयाग प्राशिस्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रयाग प्राशिस्त जो पुस्तक लिखा है हरिसेन ने, उसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए एक अहम अभिलेख साक्ष्य है। जो गुप्त काल के जितने भी शासन रहे हैं, उनके जितने भी इतिहास रहे हैं, वो सारे चीज़ किस में लिखे गए हैं? ये पुस्तक जो है प्रयाग प्राशिस्त, इसी में लिखा गया है। हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा कि B.S. स्मिथ किसने कहा था भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। पहला तो प्रश्न यही पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? तो V.S. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? तो ये वैश्य से माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो उत्पत्ति है वो वैश्य से हुई थी। गुप्त की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे। मैंने अभी बताया ये चीज़। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। याद रखना आपको कि गुप्त जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए मैंने अभी बताया कि ऐसे प्रश्न पूछता है और पूछा भी है आपका 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 नवंबर को। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था ये भी मैंने बताया अभी कि V.S. स्मिथ ने कहा था इनको। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। समुद्रगुप्त को 100 युद्ध का विजेता माना जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र थे। किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे।
समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो ये सारे समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है। जो हरिसेन ने जो इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखा है वो किस भाषा में है। अभी तो मैंने बताया आपको कि हरिसेन ने लिखा है इलाहाबाद का स्तंभ, तो किस भाषा में है, वो संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इसे प्रयोग प्रस्थित के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया ऊपर जस्ट कि प्रयोग प्रस्थित किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। अब किस भाषा में ये भी पूछ दिया, तो संस्कृत भाषा में। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में सारी चीजें बताता है। अगला प्रश्न है कि महाराजा धीरज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का पहला शासक कौन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महाराज धीरज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तराज घटोत्कच का पुत्र और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का पोता थे। चंद्रगुप्त कौन थे, श्रीगुप्त का पोता। और श्रीगुप्त कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गंगा क्षेत्र में किए गए गठबंधनों के कारण उन्हें महाराजा धीरज की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त वंश का राजा बना। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दिखाए गए। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो थे वो बीना बजाते थे। ये भी प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीना एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के और शिलालेखों से पता चलता है कि वो कुशल कवि और संगीतकार थे। उन्हें कविराज या कवियों का राजा भी कहा जाता है। वह एक महान प्रशासक और महान योद्धा थे। समुद्रगुप्त ने मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ये तो जस्ट हमने देखा कि विसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। नगर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो जो दशावतार है वो देवगढ़ में है। ये देवगढ़ कहाँ पड़ता है, ये देवगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। ठीक है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुप्तकाल में बना था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्शाई की गई है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पहले नियोजित विश्वविद्यालय था। आप सभी को तो पता ही होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यह वेद, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या और संख्या दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 1193 ईस्वी में बिख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत पेपर में पूछता है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस में पूछा था, मैंने उसका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, LIC एग्जाम का करवाया, तो देखा कि उसमें पूछा था ये प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया। तो बख्तियार खिलजी ने कराया था। अगला है कि गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत का प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अभिज्ञान शुकुंतलम जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, कालिदास द्वारा। कई बार यही पूछ लेता है सीधे सीधे कि बताइए अभिज्ञान शुकुंतलम के लेखक कौन है। तो कालिदास जो हैं इनके लेखक हैं और इसमें राजा दुष्यंत की कहानी वर्णन है। कालिदास की रचनाओं में रघुवंशम और कुमार संभवम उनके अन्य प्रमुख महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फैयान के शासनकाल के दौरान भारत के दौरा किसने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था ये फैयान। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो देखिए, चंद्रगुप्त तो मौर्य के शासक थे, राजा राज चोल के थे, ठीक है। बिंबिसार तो हर्यक वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के। तो सारे सही, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, वही जो बता दिया। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त तो मौर्य वंश के थे, राजा राज चोल वंश के थे। और कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन तृतीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह डैश राजवंश से संबंधित थे। तो वो चालुक्य वंश थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि जो पुलकेशिन तृतीय थे वो चालुक्य वंश के राजा थे जिसने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन के बारे में आप सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पुलकेशिन तृतीय ने लगभग 610 से 642 ईस्वी तक चालुक्य वंश पर शासन किया था। लगभग 32 साल तक इन्होंने शासन किया था। पुलकेशिन तृतीय ने नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। पुलकेशिन तृतीय के दरबारी कवि रविकृति थे। अब दरबारी कवियों से बहुत प्रश्न पूछता है, तो दरबारी कवि कौन थे इनके? तो वो थे रविकृति। रविकृति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऐहोल शिलालेख की रचना किसने किया है? तो वो किया है रविकृत ने। अगला प्रश्न है कि राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उस पर शासन किया था राजपूत वंश ने। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश राजवंश के शासकों ने खजुराहो में कई मंदिर बनवाए थे, जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। याद रखना है, चंदेल राजवंश ने बहुत सारे मंदिरों बनाए हैं, उसमें से सबसे जो फेमस आपका है वो कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर है। चंदेल वंश के राजाओं ने 9वीं शताब्दी जैजाभुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था। जैजाभुक्ति क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश के राजाओं को कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में कनौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे राजा हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन इस वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे, मतलब सबसे महान शासक भी बोल सकते हैं हर्षवर्धन को, पुष्यभूति वंश के। इन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन ने कनौज को अपना राजधानी बनाया था और हर्षवर्धन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी है, नागनंद, रत्नावली और प्रियादर्शकी। तो ये प्रश्न पूछेगा कि पुस्तक से, तो आप यहाँ से मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी थी, नागनंद, रत्नावली और प्रियादर्शिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर नियंत्रण पाने वाले गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो ये कनौज में हुआ था। कहाँ पे? कनौज के लिए संघर्ष हुआ था। किनके बीच? गुर्जर प्रतिहारी, पाल और राष्ट्रकूट राज्यों के मध्य क्या हुआ था? बहुत संघर्ष हुआ था। कनौज पर नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्ध कनौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। कितने सालों तक चला था? 200 वर्ष तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो था 200 सालों तक चला था और ये कनौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशमा मार्ग से जुड़ा हुआ था। इस कारण से यह रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। कनौज के लिए लड़े गए इस युद्ध में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया, मतलब आखिरकार में गुर्जर जो थे वो जीत गए। अगला प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है
कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो काकतीय जो थे उनके समय पे किया गया था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। गोलकुंड किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रतापरुद्र ने करवाया था। गोलकुंड का किला हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग 30 प्रश्न कर लिए। फिर से मिलेंगे अगले सेट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो दोस्त पिछले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।